कैसे हैं मेरे दोस्तों साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी हिस्ट्री की जो जर्नी है बहुत अच्छे तरीके से जा रही होगी। हमने हिस्ट्री में काफ़ी कुछ इंडस वैली, इसके बाद वैदिक, फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इसके बारे में पढ़ा था। बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा था कि क्या क्या उनकी फ़िलॉसफी थी, क्या क्या उनका जीवन था, कौन कौन सी बातें उनके समय में आई और कौन सा लिटरेचर उन्होंने लिखा। साथियों, आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, तो पॉलिटिकल राजा कैसे बने, जहाँ कौन कौन से राजा हुए हैं, उससे हम अपना जो सेकंड टॉपिक है, यानी कि जो सेकंड पोर्शन है, वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि जैसे एक आर्यंस आए, तो आर्यंस आए तो उस समय जो सिस्टम था वो क्या था कि छोटे छोटे कबीला, ट्राइब्स थी, ट्राइब्स होती थी, जिनको हम क्या कहते थे, जन, जिनको जन बोला जाता था। फिर हम देखते हैं कि लेटर वैदिक के समय वो जन बड़े होते गए, राजाओं में जो राजन होते थे उनमें लड़ाइयां होती गई, और एग्रीकल्चर के कारण हम देखते हैं ये जन महाजन का रूप धारण कर लेते हैं। तो मोस्टली 16 महाजनपद हैं, जिसमें जैसे कि अंगा, वत्सा, कांधार, कांधार भी या गांधार, कांधार नहीं गांधार जी से, गांधार। फिर हम देखते हैं कुरु, पांचाल, कौशल, ये हमारे, हम देखते हैं कि ऐसे करके बहुत सारे महाजनपद देखने को मिलते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है मगध। मगध पूछा गया है एसएससी के पेपर में कि गांधार कहां पे है। अगर पूछा जाए गांधार कहां पे है, तो आज हम जिसको कंधार कहते हैं ना, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जिसको कंधार बोला जा रहा है, वो रखना। अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान की जो महाजनपद गांधार थी वो कहां पे थी, तो ध्यान में रखना वो कहां थी, अफगानिस्तान। कुरु, मैंने आपको बताया कुरु जो आज का कुरुक्षेत्र का इलाका है, यानी कि हरियाणा पंजाब वाला इलाका है, ये बहुत बड़ा केंद्र था कुरु का। पूछा जाए मगध, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मगध, तो आज का जो बिहार का इलाका है, तो बिहार का राजगीर का इलाका, वो बहुत बड़ा एक महाजनपद था। तो ऐसे करके जो सारा भारत है वो बंटा हुआ था अलग अलग महाजनपद में। मोस्टली 16 महाजनपद हम इसको मानते हैं। इसमें से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो मगध महाजनपद है वो काफी स्ट्रॉन्ग होके निकला। जो मगध के राजा थे वो काफी स्ट्रॉन्ग होके निकले और उन्होंने बाकी सारे महाजनपद को हराना स्टार्ट किया। हम देखते हैं वहां पे एक डायनेस्टी आती है, ये है मगध। आज का जो बिहार देखो, चेक करो, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल के पास में आप देखोगे ये है बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का थोड़ा सा क्षेत्र। तो ये सारा कहने का मतलब पुराना मगध है। आप इसको चेक करना, इसकी एक बाउंड्री पानी के साथ अटैच है। और हम देखते हैं जहां पे छोटा नागपुर प्लेटू भी है। आपको मालूम होगा छोटा नागपुर प्लेटू बहुत फेमस है किसके लिए, आयरन माइंस के लिए, कि जहां पे जो लोहे की खदानें हमें मिलती हैं वो मगध में देखी जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखना। तो जहां पे हम देखते हैं कि जो मगध एम्पायर था उसमें बहुत सारे राजाज हुए हैं, लेकिन जहां से उसने बढ़ना स्टार्ट किया तो वहां पे एक डायनेस्टी है, एक वंश है जिसका नाम है हर्यंका, हर्यंका या हरनाइका भी कहते हैं इसको। तो इसका राज्य था। तो हम देखते हैं कि जो मगध एम्पायर है वो स्टार्ट होता है 6th सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी बीसी तक। आज का जो पटना, गया और शाहबाद का इलाका है वो पुराना क्या था, मगध था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जहां पे एक राजा हरनाइका, हर्यंका डायनेस्टी राज करती थी, जिसके सबसे पहले राजा थे बिंबिसार। तो अगर पूछा जाए कि हर्यंका वंश को स्टार्ट किसने किया, फाउंडर कौन है उसका, तो याद रखना उसका नाम है बिंबिसारा। तो हम देखते हैं कि जो बिंबिसार थे ये 544 से लेके 492 बीसी तक राज करते हैं, किसके ऊपर, मगध के ऊपर। हम देखते हैं
इसको याद रखना कि ये उस टाइम के ऊपर बुद्ध के कंटेम्परेरी थे, यानी कि जब महात्मा बुद्ध की हम बातें करते हैं उस टाइम मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार थे। ये एक एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखें तो सबसे पहले इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। उस टाइम बहुत ही बड़ी महाजनपद थी अंगा, तो उसको इन्होंने क्या किया? जीता। तो अंगा को ये जीत लेते हैं और राजगीर को अपनी राजधानी घोषित करते हैं। साथियों, इन्होंने सिर्फ लड़ाई से नहीं, साथ साथ में डिप्लोमेटिकली भी महाजनपद को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि जैसे इन्होंने कौशल की रानी से विवाह कराया, वैशाली की रानी से शादी कराई, और मदरा, 3 बीबियां थी, कौशल, वैशाली और मदरा। तो हम देखते हैं कि ये अलग अलग जो महाजनपद थे उनके साथ एक मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाते थे, ताकि उनको, कहने का मतलब एक इंटीग्रेशन हो सके। तो बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके के साथ इन्होंने अटैक भी किए, मिलिट्रीली अटैक भी किए, और साथ साथ में मैट्रिमोनियल रिलेशन भी बने। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद बिंबिसार के बाद उनका बेटा अजातशत्रु वहां का राजा बनता है। हम देखते हैं कि वो अपने पिता को, कहने का मतलब मार के, अजातशत्रु राजा बनता है, और साथ में ही वैशाली और कौशल जो उस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी महाजनपद थी, उनके ऊपर भी क्या करता है? अटैक करता है। साथियों, हम देखते हैं कि ये उस टाइम के समय से ज्यादा आगे था, तो उसने एक, जैसे तोपें होती हैं, कैनन्स होती हैं, उस तरह का ही एक उसने स्टोन बना रखा था, और जो एक मशीन बना रखी थी जो स्टोन फेंकती थी, जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा। तो हम देखते हैं कि ऐसे करके वो बाकी राजाओं से उस टाइम से एडवांस था, इसके कारण उसने बहुत सारी जीतें प्राप्त की। तो ऐसे करके उसने वैशाली, कौशल राज को भी क्या किया? जीता। उस टाइम कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत था। इसको याद रखना है आपने। तो प्रसेनजीत था। हम देखते हैं कि जब बुद्धा की डेथ होती है, आप बताइए कि बुद्धा की मौत कहाँ होती है? मैंने आपको बताया था, जी बिल्कुल, बुद्धा की मौत कहाँ होती है? कुशीनगर में। तो कुशीनगर यूपी में उनकी मौत हो रही है। तो हम देखते हैं कि जब मौत होती है तो पूछा जाएगा कि उस टाइम राजा कौन था? अजातशत्रु, कहने का मतलब राजा था। तो उसकी मौत के बाद ही मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या करता है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। फिर हम देखते हैं कि अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदाइन राजा बनता है 460 से 44 बीसी तक, और अपनी नई राजधानी पाटलिपुत्रा को अपनी नई राजधानी बनाता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से हर्नाइका वंश के 3 राजा हुए हैं। सबसे पहले कौन हुए हैं? हमने देखा बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु के बाद कौन आया? उदाइन। तो ऐसे 3 राजा हुए हैं जिन्होंने लगातार कंटिन्यू हर्नाइका वंश में राज किया। पहला और आखिरी राजा याद रखना है। आगे चलते हैं साथियों। इसके बाद हम देखते हैं कि मगध और अभी बढ़ रहा है, यानी मगध अभी जो मैंने देखा है वो मगध नहीं है, मगध बड़ा हो रहा है, उसकी सीमाएं बढ़ रही हैं। तो साथ साथ के जो यूपी का इलाका है, बिहार के साथ वाला इलाका, उसको जीतते जा रहे हैं, नेपाल का इलाका, ऐसे ऐसे मगध बड़ा हो रहा है। तो हम देखते हैं कि उसके बाद वहां पे शिशुंगा डायनेस्टी का राज्य आता है। शिशुंगा डायनेस्टी में याद रखना है, इनके एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं काला अशोक। ये अशोक नहीं है, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य वंश के राजा है, ये है काला अशोक, याद रखना है। इसको पूछा जाता है कि काला अशोक किस डायनेस्टी के राजा हैं, तो वो शिशुंगा डायनेस्टी के राजा हैं। एक ही पॉइंट याद रखना है इनका कि सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वो किसके अधीन हुई है? काला अशोक के अधीन हुई है। तो हमने देखा, लेकिन इसकी जो डायनेस्टी है वो ज्यादा समय तक नहीं जा पाती। और इसको याद रखना है कि इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि इन्होंने अवंती को अपने अंडर किया। तो अवंती एक बहुत बड़ी महाजनपद थी, तो उसको अपने अंडर करने का श्रेय भी किसको जाता है? शिशुंगा डायनेस्टी को जाता है। आगे चलते साथियों, बहुत ही सुप्रीम जो डायनेस्टी निकल के आई वो कौन सी थी? दैट इज नंदा। तो हम क्रोनोलॉजी वाइज जा रहे हैं। पहले मगध में किसका राज्य था? हराइंका का। हराइंका के बाद कौन आया? हमने देखा दैट इज शिशुनाग, शिशुंगा। अभी किसका राज आया? नंदास का। नंदास का राज आया साथी। हम देखते हैं कि नंदास पहले ऐसे राजा हैं मगध के जो नॉन क्षत्रिय हैं। इतने पहले राजा आए हैं वो सारे क्या हैं? क्षत्रिय।
अभी नॉन क्षत्रिय राजा बना है नंदा, जिसको याद रखना है। इनके फाउंडर पूछते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महापद्मनंद। तो महापद्मनंद इसके बहुत राजा हैं। इनके अधीन मगध राज्य बहुत आगे तक जाता है। लगभग सारा जो नॉर्थ वाला इंडिया है ना, तो जे नॉर्थ तक का इंडिया सारा जे जीत लेते हैं। मगध के अंडर कौन जीत लेते हैं? नंदा जीत लेते हैं। इनकी बाउंड्री आप देखेंगे, जहां से स्टार्ट होती है बे ऑफ बंगाल से ब्यास नदी तक, पंजाब के ब्यास तक इनकी बाउंड्री चली जाती है। सिर्फ कलिंगा छोड़ा जाता है। पूछा जाएगा कलिंगा क्या है, तो कलिंगा आज का उड़ीसा है। तो उड़ीसा को छोड़ के, कलिंग को छोड़ के बाकी सारा इलाका किसके अंडर आ जाता है? नंदास के अंडर आ जाता है। तो हम इसको बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट राजा मानते हैं, जिन्होंने बहुत सारी महाजनपद को इकट्ठा कर दिया और एक बड़े भारत का निर्माण किया है। तो उसमें नंदास का बहुत ज्यादा योगदान है। हम देखते हैं कि जो महापद्मनंद हैं, इसके बाद बहुत बड़े भारत को जीत के एक उपाधि लेंगे, उसका नाम है एक रथ। तो पूछा जाता है कि एक रथ की उपाधि किस राजा ने ली है? तो महापद्मनंद द्वारा ली गई है। हम देखते हैं कि महापद्मनंद के बाद उनका बेटा धनानंद भारत का राजा बनता है। तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है, महापद्मनंद, फिर कौन बना? धनानंद। साथियों मैं यहीं पे आपको स्टोरी सुनाता हूं। तो हम देखते हैं कि जो महापद्मनंद है, मैंने आपको बताया बहुत ही श्रेष्ठ राजा हुए हैं। कौटल्या, जिसके बारे हम जानते हैं ना, कौटल्या के अर्थशास्त्री हुए हैं। कौटल्या जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, हम उसकी स्टोरी देखेंगे। तो वो इसके दरबारी थे, नंदास के दरबारी थे। पर नंदा की कोर्ट में वो न्याय देने का काम करते थे, समझाने का काम करते। हम देखते हैं कि जैसे महापद्मनंद बहुत ही अच्छे राजा हुए हैं, लेकिन उनका बेटा धनानंद ऐसा नहीं था। धनानंद है वो थोड़ा कहने का हंकारी राजा था, एरोगेंट राजा था। इस कारण हम देखते हैं कि जब कौटल्या धनानंद को समझाने की कोशिश करता है कुछ, तो एक मैं स्टोरी सुना रहा हूं आपको। तो धनानंद जब कुछ समझाने की कोशिश करता है ना कि आपका राजा ठीक नहीं है, क्योंकि आप अगर कौटल्या को पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कौटल्या क्या कह रही हैं कि जो जनता है जे एक फैमिली की तरह है। राजा का काम है कि उस जनता की फैमिली की क्या करे? रक्षा करे। लेकिन जो ये बातें अगर वो धनानंद को कहते थे, तो धनानंद उसको कहता था कि तुम्हें क्या मालूम, मैं राजा हूं, मुझे मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम देखते हैं कि ऐसे करके धनानंद एक बार ना सारी कोड लगी होती है। तो जैसे कौटल्या कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो धनानंद उनकी बेइज्जती कर देते हैं। इसके कारण जो कौटल्या हैं वो अपनी चोटी, जैसे पंडित की चोटी होती है ना, वो खोल देते हैं। उनको लगता है कि मेरा अपमान हो गया, और वो कहते हैं कि जब नंदास का राज्य खत्म नहीं हो जाता, नंदास के राज्य को मैं खत्म नहीं कर दूंगा, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। तो हम देखते हैं कि आगे जाके स्टोरी क्या चलती है कि जो कौटल्या हैं वो जाएंगे, एक मोर कहने पालने वाले होते हैं, उनसे एक बच्चा हायर करते हैं चंद्रगुप्त नाम का। चंद्रगुप्त उसका नाम रखते हैं और उसको इतना बलशाली बनाते हैं, उसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज डालते हैं कि आगे जाके वो नंदास को क्या करेगा? हराएगा। तो चलो आगे इसको पढ़ेंगे, हम देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नंदास की ना फौज है, नंदास बहुत रिच हैं, और हम देखते हैं उनकी फौज में उस टाइम 2 लाख पैदल फौजी हैं, 60,000 घुड़सवार हैं और 6,000 के लगभग एलिफेंट्स हैं। तो बहुत बड़ी फौज उस टाइम के ऊपर, 2 लाख फौजी हों और 60,000 घोड़े हों उनके पास, 6,000 के अलावा एलिफेंट्स हों। तो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आएगा, एक पेपर में पूछते हैं कि जब अलेक्जेंडर ने भारत पे हमला किया, हम आगे जाके सिकंदर की स्टोरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा कि जब सिकंदर ने भारत पे हमला किया तो उस टाइम मगध का राजा कौन था? तो भाई यही राजा था, धनानंद राजा था। धनानंद उस टाइम भारत यानी कि मगध के ऊपर राज करता था। इसको आपने याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि मगध बहुत एक इंपॉर्टेंट निकल के आया महाजनपदों में और उसने बाकियों को हराया। इसका क्या कारण था? ऐसा कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पहले तो उनकी ज्योग्राफी बड़ी सही थी भाई। सपोज करो एक पुरु है, आज के हरियाणा है, पुरु महाजनपद है,
तो अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, कोई नई जनपद के ऊपर, गांधार के ऊपर अटैक करेगा, तो उसको डर होगा कि नहीं होगा कि पीछे से अटैक ना हो जाए, इधर से अटैक ना हो जाए, इधर से अटैक ना हो जाए। तो वो डरेगा कि भाई अगर मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा तो इधर से भी अटैक मेरे ऊपर हो सकता है। लेकिन अगर आप मगध को देखें तो हमने देखा कि जो मगध की ज्योग्राफी है वो कैसी है, वो एक तरफ तो पूरा क्या है, पानी है, तो पानी से तो अटैक हो ही नहीं सकता ना। तो कितना एरिया उन्होंने क्या कर लिया, कवर कर लिया अपना। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी, गंगा के पास है। दूसरा फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड होने के कारण, तो गंगा नदी बहती है उस एरिया में, तो फर्टाइल लैंड है, इसलिए लोगों का खेती बाड़ी का काम बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है। तो लोगों के पास पैसे हैं, जिस राज्य के पास पैसा होगा उसकी आर्मी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इसके कारण हम देखते हैं कि मगध की आर्मी स्ट्रांग थी, आर्मी स्ट्रांग थी। और तीसरा, वो छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर है जहां से आयरन निकलता था, तो वो बहुत जल्दी आयरन को क्या करते थे, यूज करते थे वेपन बनाने के लिए। तो आयरन एज अ वेपन के तौर पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि काफी कारण थे। और हमने ये भी देखा कि उनके पास एलिफेंट्स थे। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले एलिफेंट्स को वॉर में डोमेस्टिकेट करके यूज किसने किया है, तो मगध के राजाओं ने ही किया है। तो ऐसे करके काफी कारण थे कि मगध ही जीता। अगर पूछा जाए मगध क्यों जीता, तो उसके कारणों के बारे में हमने फोकस किया। हमने देखा कि मगध में पहले कौन सा, हरनायका, हर्यांका वंश का राजा था। 3 राजा उसके मेन हुए हैं, कौन कौन से, बिंबिसार, फिर कौन हुए हैं, अजातशत्रु, फिर कौन हुए हैं, तीसरे नंबर पे उदाइन राजा हुए हैं। फिर इसके बाद कौन सा वंश आया, फिर हम देखा शिशुनाग राजा हुए हैं। इनका एक ही राजा रखना है, कौन सा, कालाशोक। फिर तीसरे नंबर पे कौन आए हैं, दैट इज तीसरे नंबर पे आए हैं हमारे राजा नंदास। नंदास में 2 राजा रखने हैं, कौन कौन से, महापद्मनंद, और दूसरे कौन से रखने हैं, धनानंद। फिर बताया धनानंद क्या है, कपटी राजा था, कपटी हंकारी राजा था। उसके कारण ही आगे जाके हम देखेंगे कि कौन सा वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा। चलो आगे चलते हैं। अभी थोड़ी स्टोरी सुनाता हूं अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर सिकंदर जिसने भारत पे क्या किया, अटैक किया, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। साथियों हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर, थोड़ा सा अगर ये टाइम ग्राफ है थोड़ा ध्यान में रखना, 356 बीसी में अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, एक जगह है मैसेडोनिया, अभी ये ग्रीस में आती है। तो ग्रीस के मैसेडोनिया में अलेक्जेंडर का जन्म होता है। फिर हम देखते हैं 336 बीसी में उनके फादर फिलिप की मौत हो जाती है। तो ध्यान में करो 20 साल के ही हैं अलेक्जेंडर। तो उनके पिता कौन है, फिलिप राजा थे। इसके कारण अलेक्जेंडर क्या बनता है, राजा बनता है। जब भी राजा बनता है तो उसका एक सपना है कि मैं सारा वर्ल्ड जीतूं। आपको मालूम होगा, अगर ग्रीस का मैप देखेंगे ना, तो ग्रीस किसके पास है, मेडिटेरियन सी के पास है। ग्रीस किसके पास है, मेडिटेरियन भूमध्य सागर के पास है। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो भाई उसका नाम क्या है, मेडिटेरियन भूमध्य सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो उसमें फिर क्या आएगा, पैसिफिक आएगा। तो दोनों क्वेश्चन है पेपर में, दोनों ऑप्शन आ जाती हैं, बंदा कंफ्यूज कर जाता है। सागर पूछे तो मेडिटेरियन है भूमध्य सागर, अगर महासागर पूछे तो इसका आंसर क्या आएगा, पैसिफिक आएगा। चलो हम बात करते हैं मेडिटेरियन सी की। तो आप देखोगे अगर मैप को, तो ग्रीस क्या है, मेडिटेरियन सी के पास है। अभी अब ग्रीस से चले, ग्रीस से निकले, क्या आएगा, इराक आएगा। इराक के साथ क्या आएगा, ईरान आएगा। ईरान के साथ क्या आया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ क्या आया, पाकिस्तान। फिर क्या आया, इंडिया। फिर क्या आया, अरब सागर, या कह लो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन आ गया। तो उस टाइम लोगों को यही ज्योग्राफी मालूम थी भी, इधर भी समुद्र है, मेडिटेरियन आ गया, इधर क्या आ गया, इंडियन ओशन आ गया, समंदर आ गया। जो बीच बीच का इलाका है ना, ये सारा, यही सारा क्या है, वर्ल्ड है। यही सारा वर्ल्ड है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया वाला ये क्या है, वर्ल्ड है। तो इसके मन में था कि मैंने सारे वर्ल्ड को जीतना है, कुछ भी हो जाए मैं सारे वर्ल्ड को जीतूंगा। जहां पे एक स्टोरी भी चलती है,
वो अपने एक पंडित होता है, तो पंडित को अपना हाथ दिखाता है। पंडित यानी कि ग्रीक के जो होंगे, तो ग्रीक में ज्योतिषी होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा, उसको वो अपना हाथ दिखाता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं सारा वर्ल्ड जीत सकूंगा कि नहीं जीत सकूंगा। अलेक्जेंडर पूछता है कि मैं सारा वर्ल्ड जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। तो ज्योतिषी उसका हाथ देके कहता है भी नहीं यार, तुम्हारे वो लाइन नहीं बनी हुई, जो कहने का मतलब जिससे मालूम चले कि तुम सारा वर्ल्ड जीत पाओगे। तो स्टोरी बताती है कि अलेक्जेंडर क्या उठाता है, एक नाइफ उठाता है और क्या पूछता है कि कहाँ पे चाहिए वो लाइन। तो वो लाइन मारता है और कहता है कि देखो बन गई ना लाइन, अब मैं सारा वर्ल्ड जीतूंगा। तो ऐसी स्टोरी है कि अलेक्जेंडर हमेशा अपने हौसले के साथ, कहने का मतलब जीतना चाहता था। तो हम देखते हैं कि ऐसे आगे जाके वो, कहने का मतलब 332 में द सीज करता है टायर को, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखना है कि 326 बीसी में वो एक लड़ाई लड़ेगा, बैटल ऑफ हाइडासिप्स। पूछते हैं कि हाइडासिप्स किसको कहते हैं? हाइडासिप्स कहते हैं जेलम को। जो जेलम रिवर है ना, तो उसको ग्रीक में क्या बोला जाता है? हाइडासिप्स बोला जाता है, तो उसको बैटल ऑफ हाइडासिप्स कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि 324 बीसी में म्यूटिनी हो जाती है। क्या म्यूटिनी होगी है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। और 323 बीसी में उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है वो लड़ता लड़ता। इसके बारे में बात करेंगे, आगे देखते हैं। अभी क्रोनोलॉजी के बाद अभी थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं। हमने देखा जो अलेक्जेंडर है वो 356 से लेकर 323 बीसी तक रहा। उसके पिता का नाम क्या है? फिलिप है, और वो मैसेडोनिया का क्या है? राजा है। हम देखते हैं कि 326 बीसी में ही वो भारत पे अटैक करने के लिए आया है। इसके पहले हम देखते हैं वो तक्षशिला, पंजाब, गंधार के इलाके को क्या कर चुका है? जीत चुका है। मैंने आपको बताया कि जब वो पहुंचेगा हाइडासेप्स यानी कि झेलम नदी के पास, तो उसकी एक लड़ाई होगी किसके साथ? पोरस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन आता है कि हाइडासेप्स की लड़ाई किन किन के बीच में हुई है, तो याद रखना अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में हुई है। इस लड़ाई में हम देखते हैं कि बहुत बहादुरी से पोरस लड़ते हैं, लेकिन पोरस की हार हो जाती है, तो पोरस हार जाता है। हारने के बाद अलेक्जेंडर पूछता है कि भाई बता क्या किया जाए तेरे साथ। तो वो कहता है कि जो राजा, पोरस कहता है कि जो राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही मेरे साथ होना चाहिए। दूसरे राजा के साथ क्या करेगा? हारने वाला जीतने वाला हारने वाले को क्या कर देगा? मार देगा। तो हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो सुन के बहुत खुश होता है कि हारने के बाद भी इसमें कितना जज्बा है, कितना जे ईन नहीं मान रहा, जे नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ दो। तो इसकी खुशी में जो जीता हुआ इलाका है वो दोबारा किसको दे दिया जाता है? पोरस को दे दिया जाता है। साथियों हम देखते हैं कि आगे चलते हैं। आगे झेलम तक जीतते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना वो ग्रीस से चले, ग्रीस के साथ ईरान, इराक, अफगानिस्तान को जीते जीते झेलम तक पहुंच गए। लगातार वो 3 साल लड़ रहे हैं, उनके फौजी लड़ रहे हैं 3 सालों से। तो झेलम को क्रॉस करते ही ब्यास दरिया आता है, और ब्यास मैंने आपको बताया अभी वो एक बाउंड्री है किसकी? नंदास की। नंद राजाओं की क्या है? बाउंड्री है। एक ही राजा रह गया था जिनका बाउंड्री था ब्यास से लेके फिर बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक। तो 3 साल हो जाते हैं लड़ते हुए, और आगे मालूम चलता है कि भी आगे तो नंदास का राज है। तो जो उनके फौजी होते हैं अलेक्जेंडर के, वो कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमें मालूम है वो नंदास के पास, अब धनानंद है उस टाइम राजा, तो धनानंद के पास बहुत बड़ी फौज है, 2 लाख की फौज है। पहले राजा छोटे छोटे राजा थे, हम उसको हरा पाए। अब हमारे घोड़े थक चुके हैं। ग्रीस में आपको मालूम है ठंड है, लेकिन हमारा जो मौसम है वो गर्मी वाला मौसम है, तो उनके जो घोड़े हैं वो थक चुके हैं, और जो फौजी हैं वो लड़ते लड़ते थक चुके हैं, और होम सिकनेस, उनके फौजियों को होम सिकनेस हो चुकी है। इसलिए वो कहते हैं कि हम नंदास के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। इसके कारण ही वो ब्यास दरिया से वापस चले जाते हैं। ब्यास दरिया से जो अलेक्जेंडर की फौजें हैं वो वापस चली जाती हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का पुराना नाम अगर पूछा जाए ना, तो ग्रीक हिस्ट्री में अफगानिस्तान को कहते हैं बेबीलोन। क्वेश्चन आएगा कि बेबीलोन किसको कहते हैं, तो भाई किसी को नहीं, अफगानिस्तान को ही बेबीलोन कहा जाता है। तो बेबीलोन में जाके हम देखते हैं कि जो अलेक्जेंडर है वो भी काफी बीमार हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा बीमार होते हैं।
और बीमारी के कारण बेबीलोन में, अफगानिस्तान में अलेक्जेंडर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। साथियों यहाँ पे भी एक स्टोरी आती है। हम देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर की मौत होती है ना, तो अलेक्जेंडर अपने राजा यानी कि अपने लोगों को कहते हैं कि जब मेरी मौत हो तो मेरे हाथ दोनों बाहर रखना, मेरे हाथ जब मेरी बॉडी को लेके जाया जाएगा ना, तो मेरे हाथ दोनों बाहर रखना, ताकि लोगों को मालूम चले कि अलेक्जेंडर मरने के साथ कुछ नहीं लेके गया, अपने साथ कुछ नहीं लेके गया, जिसने इतना राज्य जीत लिया, ग्रीस से लेके हाइडासेप्स जेलम तक का इलाका जीत लिया, लेकिन जाते हुए उसके दोनों हाथ क्या हैं, खाली हैं। तो हम देखते हैं कि जे अलेक्जेंडर की स्टोरी हमें समझाती है कि चाहे हम जिंदगी में कुछ मर्जी जीत लें, लेकिन मरते हुए हमारे हाथ हमेशा खाली ही जाएंगे, जैसे हम आए हैं वैसे ही हम जाएंगे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि उसने 19 महीने, वो कहने का मतलब इंडिया में रहा, और 323 बीसी में बेबीलोन की जगह के ऊपर उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आइए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मौर्य वंश के बारे में, लेकिन अभी हम देखें कि मौर्य वंश का राज्य, मैंने आपको बताया मगध, पहले मैं आपको दिखाया था मगध जहां तक था, लेकिन मौर्य के समय हम देखेंगे कि जहां से चलता हुआ राज्य, वो बिल्कुल जहां से वो आया था, ग्रीस के इलाके सारे जीत लिए जाते हैं। आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक का इलाका मगध मौर्य एम्पायर के अंडर आ जाता है। तो बहुत बड़ा एम्पायर अगर हम देखें तो मौर्यन एम्पायर था। इसके बारे में बातें हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। आज की क्लास में हमने 4 बातों के ऊपर फोकस किया। सबसे पहले हमने देखा किसके ऊपर, कि हाउ मगध एम्पायर बना, पहले जनपद थी, फिर उसके बाद हमने कुछ जो वंश आए उसके बारे में देखा, हरनाइका वंश, शिशुंगा, शिशुनागा, फिर किसके बाद हमने देखा नंदाज, फिर देखा हमने मौर्यास को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा। तो 4 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको पढ़ना है अच्छे से, और इनके जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।